हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई। एंड चलिए हम हमारे इंडियन फिलोसफी जो कि एक डिसिप्लिन है बीए फिलोसफी ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है हमारा यूनिट 3 का पार्ट 1 ही है। हमने इसके पहले बुद्ध फिलोसफी पूरा एक वीडियो में हमने फिनिश करा है। अब हम सांख्या फिनिश करेंगे। सांख्या में हमारे पास प्रकृति, पुरुष एंड परिमवदा है ऑफ द सांख्या स्कूल, परिणामवाद। सो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। एंड मैं व्हाट आई डू इज एवरी टाइम मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ एक एक लाइन, सो दैट पहली चीज बुक से कोई भी चीज मिस नहीं होती है। जितना आता है ऑफकोर्स जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है उसमें से ही आता है। सो बुक से करने से हम छोटी से छोटी डिटेल भी मिस नहीं करते हैं एंड अच्छे से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए जहाँ से पढ़ सकते हैं। तो व्हेन यू रिवाइज ऑल्सो, जब आप बुक से पढ़ेंगे ना, सो यूल हैव समवेयर कि अच्छा कोई बुक की लाइन समझ नहीं आ रही, ओके यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एंड रेफर टू दिस वीडियो एंड आप अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनी मैसेजेस, जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एवरी वन ऑफ दोज। एंड जैसा आप कमेंट में मुझे करने का बोलेंगे, if there's some request by you, I'll definitely try to do it. The Sankhya philosophy. The Sankhya system is the work of a great sage named Kapila. So it's very important. This is the founder of the Sankhya system. So it must be a very old system of thought, because its antiquity appears from the fact that Sankhya tendency of thought pervades all the literature of ancient India, including the Shrutis, Smritis and Puranas. So according to tradition, the first work of Sankhya school is the Sankhya Sutra of Kapila. तो सांख्य सूत्र कैसे बोल रहे कि बहुत पुराना हो सकता है, बिकॉज सांख्या स्कूल में जो बात कही गई है वो ही हमारे इंडियन ट्रेडिशन के पुराणों में, स्मृति में, श्रुतियों में कही गई है। तो इन सबके पहले कहीं ना कहीं सांख्या स्कूल रहा होगा, तब जाकर पुराणों में इनका इन्हीं टॉपिक्स एंड आइडियाज का जिक्र वापस से करा गया है। तो सांख्या सूत्र ऑफ कपिला, दिस बीइंग वेरी ब्रीफ एंड टर्स, Kapila, we are told, wrote an elaborate work entitled the Sankhya प्रवचन सूत्र। तो सांख्या सूत्र जो है कपिला का वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही फिक्स है, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। लेकिन जो एक और वर्क है सांख्या का जो कि कहा जाता है कपिला ने ही लिखा है, वो है सांख्या प्रवचन सूत्र, और ये काफी बड़ा है, लंबा है, पूरा अच्छे से वेल डिटेल्ड और एक्सप्लेन्ड है। तो सांख्या फिलोसफी जो है, इसलिए इसको सांख्या प्रवचन भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज दैट फिलोसफी, मतलब ये जो आइडियाज हम पढ़ रहे हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हमें पता चलता है इसके बारे में, फ्रॉम द सांख्या प्रवचन सूत्र। तो ये सिस्टम जो है इसको कई बार एथीस्टिक सांख्या भी कहा जाता है, दैट इज निरीश्वर सांख्या, क्योंकि वो योगा जिसको थीस्टिक सांख्या कहा जाता है, दैट इज सेश्वर सांख्या, उससे अलग किया जाता है। तो निरीश्वर सांख्या और अथीस्टिक सांख्या एंड योगा, दैट इज थीस्टिक सांख्या और सेश्वर सांख्या। तो ये टर्म्स जो है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न दीज संस्कृत टर्म्स एज वेल। ठीक है, आप मान लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, फॉर अदर पर्पसेस, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और इफ यू आर रेफरिंग टू द इंडियन फिलोसफी वर्क्स, देन इट इज इम्पोर्टेंट कि जब हम इंडियन फिलोसफी की बात कर रहे हैं, हमें उसके संस्कृत टर्म्स के बारे में वी हैव टू नो। The reason that Kapila did not admit the existence of God and also thought that God's existence could not be proved, but this is a controversial point. तो क्यों सांख्या का जो ये प्रवचन, ये जो स्कूल हम पढ़ रहे हैं, इसको अथीस्टिक क्यों कहा जाता है, निरीश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपिला ने कभी भी भगवान की बात नहीं करी या भगवान को माना नहीं है कि अच्छा भगवान की एग्जिस्टेंस है, और उन्हें यह भी लगा कि अगर भगवान है भी तो उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं करा जा सकता है कि वो है, कोई भी प्रूफ या उसके लेके। तो ये भले ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसके ऊपर काफी डिबेट्स, कॉन्ट्रोवर्सीज है, बट दिस इज द रीजन दैट इट इज थॉट दैट इसको अथीस्टिक और योगा को थीस्टिक सांख्या के जैसे रेफर किया जाता है। नेक्स्ट टू कपिला, हिज डिसाइपल असूरी एंड असारी, असारीज डिसाइपल is Asuri, and Asuri's disciple Panchasik wrote some books which aimed at a clear and elaborate exposition of the Sankhya system. तो कपिला ने तो ठीक है वो सांख्या प्रवचन सूत्र लिखा, उसके बाद
इस स्कूल को और ज़्यादा डिफाइन करते हुए और ज़्यादा समझाते हुए कपिला के डिसाइपल असूरी ने, और फिर असूरी के और डिसाइपल यानी कि उनके शिष्य पंचसिख ने और बहुत सारी कई ऐसी किताबें लिखी जिसमें सांख्य स्कूल को ही अच्छे से डिफाइन किया गया है, एलैबोरेट किया गया, एक तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये वर्क्स जो है वो कहीं ना कहीं समय रहते खो गए थे और हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो स्वरकृष्णा सांख्या करिका, ठीक है, इज द अर्लीस्ट अवेलेबल एंड अथॉरिटेटिव बुक ऑफ सांख्या। तो ये जो हम जितने भी हमने बुक्स अभी देखे, असूरी ने लिखे, पंचसिख ने लिखे, वो कहीं ना कहीं विद टाइम खो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है कि इन बुक्स में क्या मेंशन्ड है। लेकिन एक है कि वो है स्वर कृष्णास सांख्या करिका, उसका नाम है। तो स्वर्ण कृष्णा की सांख्या करिका इज द नेम। तो हम ये एक सेकेंड, लेट्स ये हमारे पास अभी सबसे पुरानी अवेलेबल बुक्स है जो कि अथॉरिटेटिव इन द सेंस कि वो सांख्या को डिफाइन करती हुई एक बुक है। गौडपदा की सांख्या करिका भाष्य, वचपति की वचास्पति की तत्व कौमुदी और विजयान भिक्खु की सांख्या प्रवचन भाष्या और सांख्या सार, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है सांख्या सिस्टम के जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब सांख्या सिस्टम कैसा है, क्या है। जो कपिला ने लिखा है उसका एक एक्सप्लेनेशन जो है वो ये वर्क्स हमें देते हैं। ओरिजिन ऑफ द नेम सांख्या इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। अब ये सांख्या नाम कैसे पड़ा, ये हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, एक तरीके से मिस्ट्री की, हाँ ये सांख्या नाम कैसे पड़ा। कुछ लोगों के हिसाब से सांख्या जो है वो संख्या मीनिंग नंबर का एक अडेप्टेशन है। तो सांख्या इज द नेम ऑफ द स्कूल, लेकिन ये नाम कैसे डिराइव हुआ है, फ्रॉम संख्या मतलब नंबर, और ये इसीलिए अप्लाइड किया गया है, अप्लाइड टू दिस फिलोसफी because it aims at a right knowledge of reality by the enumeration of the ultimate objects of knowledge। तो इसीलिए इसका नाम संख्या से सांख्या पड़ा है, क्योंकि ये सही नॉलेज बिल्कुल अप्रोप्रिएट, जैसे नंबर्स कैसे होते, what is 2 is 2, 2 cannot be 2.5, 2 cannot be 2.3, 2 cannot be 4, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और राइट नॉलेज के कारण से इसका नाम सांख्या पड़ा है। इसका और एक ज्यादा प्लॉजिबल और ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं कि सांख्या मतलब साम्यक ज्ञान, एंड साम्यक ज्ञान का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज। तो इस वर्ड का मतलब ये भी होता है, और एक फिलोसफी जिसमें जिसके जिसमें ये साम्यक ज्ञान है उसका नाम रखा गया है सांख्या। तो न्याय वैशेषिका सिस्टम के जैसे सांख्या जो है वो नॉलेज ऑफ रियलिटी की तरफ पॉइंट आउट करता है, फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ पुटिंग एन एंड टू ऑल पेन एंड सफरिंग। तो नॉलेज ऑफ रियलिटी की ये सच्चाई क्या है उसके बारे में जानना कि व्हाट एक्चुअली इज रियलिटी, भगवान वगैरह हम जितनी बातें कर रहे हैं, मिराकल्स हैं, ये होता है वो होता है, तो ये सब क्या है, रियलिटी है कि नहीं है, और सारे पेन और सफरिंग को खत्म करने के लिए। It gives us a knowledge of the self which is clearly higher than that given by the other systems, excepting perhaps the Vedas. तो सांख्या जो है वो हमें अपने बारे में, सेल्फ के बारे में एक ज़्यादा डीपर नॉलेज देता है बाकी सिस्टम्स के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो बाकी सिस्टम जो है वो सेल्फ के बारे में ज़्यादा बात ना करके दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है कि वेदांता जो है, वेदांता सिस्टम में या वेदांता स्कूल जो है उसमें भी सेल्फ के बारे में काफ़ी बातें करी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सांख्या इन द सेंस ऑफ अ प्योर मेटाफिजिकल नॉलेज ऑफ द सेल्फ। मेटाफिजिकल हम लोग जानते हैं, मेटाफिजिक्स इज द नॉलेज ऑफ रियलिटी के बारे में। तो हम सांख्या को कह सकते हैं कि इन अ प्योर सेंस इज द मेटाफिजिकल नॉलेज ऑफ द सेल्फ
सेल्फ के बारे में नॉलेज होना। तो हम ये जो प्रकृति, पुरुष पढ़ेंगे, ये सब हम सेल्फ, खुद के बारे में, मतलब अ पर्सन, अ सेल्फ, अ बीइंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा देखिए, अब बात ये होती है कि जब हम फिलोसफी के टर्म्स में बात करते हैं, इंग्लिश के टर्म्स में बात करते हैं, इट इज डिफरेंट, बट वेन वी टॉक इन फिलोसफिकल टर्म्स, उसमें बीइंग का मतलब, सोल का मतलब, मन, जैसे कि मन, चित्त, आत्मा, दिल, सबका मतलब अलग अलग हो जाता है। सो बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम सोल, इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग, तो इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब अब बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाता है। While then it is a metaphysical, it is a metaphysic of dualistic realism. While the अच्छा, dualistic realism क्या होता है? Dual मतलब एक तो self भी and हमारी surrounding भी, so dual. While the Nyaya and the Vaiseshika admit the ultimate reality of many entities, atoms, minds, and souls, the Sankhya recognizes only two kinds of ultimate realities, namely spirit and matter. तो पुरुष and प्रकृति, जो कि हम दोनों ही हमारे कोर्स में पढ़ेंगे। तो सांख्या जो है वो सिर्फ दो अल्टीमेट रियलिटीज को एक्सेप्ट करती है, पुरुष और प्रकृति, दैट इज स्पिरिट एंड मैटर। द नेचर ऑफ दीज, ठीक है, द अल्टीमेट एंड अदर डेरिवेटिव रियलिटीज विल बी कंसिडर्ड इन द सांख्या मेटाफिजिक्स। The nature of these two ultimate and other derivative realities will be considered in the Sankhya metaphysics. तो सांख्या की मेटाफिजिक्स में हम लोग यही इन दोनों के बारे में, पुरुष और प्रकृति और इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरीज और डेरिवेटिव्स हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ठीक है, परिणामवाद ये यहाँ पर आता है हमारा। सांख्या मेटाफिजिक्स जो है उसकी स्पेशली इट्स डॉक्ट्राइन ऑफ प्रकृति, यानी सांख्या मेटाफिजिक्स जो प्रकृति के बारे में बात करता है वो मेनली थ्योरी ऑफ कॉजेशन पे डिपेंड करती है, और थ्योरी ऑफ कॉजेशन को कहा जाता है सत्कार्यवाद। तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि रिलेशन ऑफ एन इफेक्ट टू इट्स मटेरियल कॉज, यानी इफेक्ट और कॉज के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में ये थ्योरी बात करती है। तो थ्योरी ऑफ कॉजेशन, तो कॉज से इफेक्ट होता है, क्या होता है, दैट इज व्हाट दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट। तो यहाँ पे जो एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है कि क्या एक इफेक्ट ओरिजिनली मटेरियल कॉज में एग्जिस्ट करता है कि नहीं प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन, दैट इज अपीयरेंस एज एन इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि क्या एक कॉज में इफेक्ट आने से पहले ही वो इफेक्ट प्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, बौद्धास एंड न्याय वैशेषिकास आंसर दिस क्वेश्चन इन द नेगेटिव, दैट नहीं, इफेक्ट डजंट प्री सपोज द कॉज। हमने ये बौद्ध फिलोसफी में, इफ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस, दैट इफेक्ट डजंट प्री सपोज द कॉज। इसका मतलब ये होता है कि इफेक्ट पहले से, मतलब इफेक्ट कैन नॉट बी सेड टू एग्जिस्ट बिफोर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम कॉज। तो बौद्ध और न्याय वैशेषिका के अकॉर्डिंग क्या है कि इफेक्ट जब तक कोई कॉज प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकता। मतलब इफेक्ट को प्रोड्यूस होने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है, इफेक्ट पहले से प्री एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इफेक्ट पहले से मटेरियल क्रॉस में एग्जिस्ट करता है तो फिर हमारा उसके कॉज होने का या प्रोड्यूस होने की बात करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। देखिए ये हम क्या है, फर्दर वी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एक्टिविटी ऑफ एनी एफिशिएंट कॉज इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इफेक्ट। तो अगर इफेक्ट पहले से मटेरियल कॉज में है तो हमें उसके प्रोडक्शन के लिए या फिर कि वो इफेक्ट कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इन सब के बारे में बात करना है, वो क्या कॉजेज या क्या कंडीशंस की जरूरत है जिससे वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इन सारे की चीजों के बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पॉट और क्ले का। पॉट आप समझ लीजिए इफेक्ट है और क्ले आप समझ लीजिए कॉज है। अब बौद्ध और न्याय वैशेषिका कहते हैं कि पॉट जो है वो पहले से क्ले में नहीं है, क्ले इज टोटली डिफरेंट, पॉट इज टोटली डिफरेंट। तो बौद्ध और न्याय वैशेषिका के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर पॉट जो है वो पहले से क्ले में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, तो फिर हमें क्ले को पॉट बनाने की जरूरत ही क्या है, हम क्ले को ही एज अ पॉट अज्यूम कर लेते हैं, हमें उसमें कोई भी और एक्सटर्नल एफर्ट्स या कंडीशंस डालने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर और एक और बात है कि अगर पहली चीज तो ये हो गई कि देन देयर विल बी नो डिफरेंस, हमें क्ले इफेक्ट एंड कॉज में देयर विल बी नो डिफरेंस, वी वोंट नीड द इफेक्ट क्योंकि वो इफेक्ट पहले से ही कॉज में एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड थिंग इज कि अगर पहले से ही इफेक्ट कॉज में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इफेक्ट और कॉज को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे।
हाउ विल वी बी एबल टू से कि अच्छा ये इफेक्ट और ये कॉज है, क्योंकि इफेक्ट पहले से ही कॉज में है. सो हम लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज द cause and what is the effect, and that we should use the same name for both the pot and the clay, and also that the same purpose would be served by a pot and a lump of clay. तो बौद्ध और न्याय वैशेषिक के अकॉर्डिंग ये कि आप अगर मान लीजिए क्ले इज द कॉज एंड पॉट इज द इफेक्ट, तो वो लोग कहते हैं कि नो, कॉज एंड इफेक्ट मतलब इफेक्ट जो है वो कॉज में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर ऐसा हो रहा था तो फिर एक पॉट में और एक क्ले के लंप में कोई डिफरेंस नहीं होता है. It cannot be said that it's material cause, for then we have to admit that there is something in the effect which is not to be found in its cause, and therefore the effect does not really exist in the cause. तो बौद्ध न्याय वैशेषिक ये कहते हैं कि इफेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कॉज में नहीं होता है, और तभी हम कह सकते हैं कि इफेक्ट जो है वो कॉज में प्री एग्जिस्ट नहीं करता है. ये थ्योरी जो है दैट इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन इज नोन एज असत्कार्यवाद. तो इफेक्ट पहले से कॉज में, मटेरियल कॉज में एग्जिस्ट करता है इज नोन एज सत्कार्यवाद, और इफेक्ट मटेरियल कॉज में एग्जिस्ट नहीं करता है इज नोन एज असत्कार्यवाद. तो असत्कार्यवाद कौन फॉलो करता है? बौद्ध एंड द न्याय वैशेषिकास. मतलब वो व्यू कि जो कार्य है या जो इफेक्ट है इज असत और नॉन एग्जिस्टेंट बिफोर इट्स प्रोडक्शन. मतलब जब तक वो कार्य, जब तक वो इफेक्ट नहीं होता उसके पहले वो कॉज में या कहीं पर भी और एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इसीलिए इसको आरंभवाद भी कहा जाता है. दैट इज द थ्योरी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इफेक्ट न्यू. तो इफेक्ट जो है वो कॉज में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको आरंभवाद की जब इफेक्ट आता है कोई नई चीज प्रोड्यूस होती है, समथिंग न्यू. जो सांख्यास है वो इस थ्योरी को मना करते हैं और वो अपना इस्टेब्लिश व्यू क्या करते हैं? सत्कार्यवाद का. सत्कार्यवाद मतलब कि इफेक्ट जो है वो मटेरियल कॉज में उसके प्रोड्यूस होने से पहले ही एग्जिस्ट करता है. मतलब हमें इफेक्ट मिले उससे पहले ही वो इफेक्ट कॉज में है. ठीक है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब है, जैसे यहाँ पर प्लॉट और क्ले का एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट अगर हम उस एग्जाम्पल को सत्कार्यवाद में अप्लाई करें तो सांख्या स्कूल का कहना ये है, या सांख्यास का कहना ये है कि जो पॉट है वो बनकर तो क्ले से ही आया है. हाँ, ये बात है कि क्ले में हमें कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस लगानी पड़ी है, कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉट जो है वो पूरा के पूरा हमें क्ले से मिला है. हाँ, क्ले में हमें पानी ऐड करना पड़ा है जिससे उसको शेप मिल जाए, तो वो बात अलग है. बट द पॉट हैज कम फ्रॉम द क्ले. दैट मीन्स कि इफेक्ट कहीं ना कहीं कॉज में पहले से, मटेरियल कॉज में पहले से एग्जिस्ट करता है. सिर्फ हम कुछ कंडीशंस ऐड ऑन करते हैं जिस वजह से वो हमें इफेक्ट में कन्वर्ट होके दिख जाता है. अब सांख्या जैसा क्यों बोलते हैं, यहाँ पर इसके ये रीजंस है. दीज आर द ग्राउंड्स बेस्ड ऑन विच उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद को दिया है. फर्स्ट, if the effect were really non-existent in the material cause, then no amount of effort on the part of any agent could bring it into existence. तो अब सांख्यास का कहना है कि अगर इफेक्ट मटेरियल कॉज में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, हम कुछ भी कर ले, हम उस कॉज में से इफेक्ट नहीं बना सकते. कहने का मतलब है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप एक फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर हम जैसे पॉट की बात करें तो एक पॉट क्ले से बनता है, मतलब पॉट का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉज में एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ऐसा नहीं होता, सांख्यास ये रीजन देते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, कि अगर इफेक्ट पहले से कॉज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो आप चाहे कितनी भी एफर्ट्स डाल ले, कुछ भी कर ले, वो इफेक्ट हमें उस कॉज से नहीं मिलेगा. तो कहीं ना कहीं अगर वो इफेक्ट हमें उसी कॉज से मिल रहा है तो देयर इज समथिंग जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, कि जो उसको कॉज को फिर इफेक्ट बना रहा है. तो एक इफेक्ट तब प्रोड्यूस, वो कुछ मटेरियल कॉज से प्रोड्यूस होता है. वी हैव टू से दैट इट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज एंड इज ओनली मैनिफेस्टेटेड बाय सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस. जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे अगर क्ले से पॉट बनाना है तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस की, ठीक है, पॉटर्स व्हील चाहिए, पानी चाहिए, वो हाथ रखने की पोजीशन, टेक्निक, तो कुछ सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस, कुछ कंडीशंस लगती है. लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं यही है कि कुछ कंडीशंस के बाद जो इफेक्ट पहले से मटेरियल कॉज में प्री एग्जिस्ट कर रहा था वो हमें फिर प्रॉपर इफेक्ट दिख जाता है.
The activity of efficient causes like the potter and his tools is necessary to manifest the effect. Pot which exists implicitly in the clay. तो pot कहीं ना कहीं clay में ही exist करता है, लेकिन potter की techniques, skills, पानी, potter's wheel, इस टाइप की कुछ conditions है जो चाहिए रहती है ताकि एक clay से pot को बनाया जा सके. सेकेंड, अब सांख्यास बोलते हैं कि क्यों वो सत्कार्यवाद को फॉलो करते हैं, इज देयर इज एन इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन अ मटीरियल कॉज एंड इट्स इफेक्ट. तो आप चाहे बोले माने या ना माने, मतलब सांख्यास का कहना है कि ओके वेदर यू कैन डिनाई कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन देयर इज अ कॉज, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्ट एंड बिटवीन द कॉज, और वो रिलेशनशिप इज इनवेरिएबल. दैट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज्ड. A material cause can produce only that effect with which it is causally related. तो एक material cause सिर्फ वो इफेक्ट उसी के साथ प्रोड्यूस कर सकता है जिसके साथ वो रिलेटेड है, जिसके साथ उसका अगर कोई रिलेशन ही नहीं है तो आप चाहे कुछ भी करें उस कॉज से वो इफेक्ट हमें नहीं मिल सकता है. यहाँ पर आगे हमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आई थिंक इस चीज का. लेट्स हाईलाइट दिस फर्स्ट. It cannot produce an effect which is nowhere related to it, but it cannot be related to what does not exist. Hence, the effect must exist in the material cause before it is actually produced. Third reason जो देते हैं, we see that only certain effects can be produced from certain causes. अब जैसे कि अच्छा, अब सांख्यास कहते हैं कि ओके दे आर डिनाइंग दैट नहीं, दैट इज असत्कार्यवाद इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, तो ऐसे तो हम किसी से भी कुछ भी बना लेते ना. अगर इफेक्ट कॉज में प्री एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो हम किसी का भी कुछ भी बना लेते हैं. Curd can be got only out of milk and a cloth out of threads. तो हम कपड़े को दूध से नहीं बना सकते, दूध की मदद से, या फिर दही को धागों की मदद से नहीं बना सकते. तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो धागों में, दैट इज द कॉज, उसमें कुछ इफेक्ट प्री एग्जिस्ट करा था जिस वजह से हम धागों को मिलाकर कपड़ा बना सके, या फिर दूध में पहले से ऐसा कुछ मतलब पहले से इफेक्ट जो कि दही है उसका कोई ना कोई हिस्सा, अंश जो है वो प्री एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए हम दही दूध से ही बना सकते हैं. हम दही को पानी से या फिर जूस से नहीं बना सकते, क्योंकि वो दोनों जो है वो आपस में रिलेटेड है, उनका कोई रिलेशन है, और इसी वजह से एक पर्टिकुलर इफेक्ट एक पर्टिकुलर कॉज से ही प्रोड्यूस किया जा सकता है. Had it not been so, any effect could be produced from any cause. The potter would not have taken clay to produce pots instead of taking milk or threads or any other thing. तो सांख्या का कहना है कि अच्छा, अगर इफेक्ट को मटेरियल कॉज में प्री एग्जिस्ट नहीं करता तो आप किसी से भी कुछ भी बना लो. धागों से आप दही बना लो, और दूध से आप पॉट बना लो, और फिर धागों से आप कुछ और बना लो. तो किसी से भी कुछ भी बन जाता अगर इनके बीच में कोई रिलेशन या फिर प्री एग्जिस्टेंस नहीं होता इफेक्ट और कॉज के बीच में. फोर्थ रीजन जो सांख्या देते हैं, द फैक्ट दैट ओनली अ पोटेंट कॉज कैन प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट goes to show that the effect must be potentially contained in the cause. कि मतलब एक ऐसा कॉज जिसमें वो पोटेंशियल है कि वो कुछ इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके, वो कर सकता है. मतलब कोई ना कोई कॉज के अंदर पोटेंशियलिटी है कि वो इफेक्ट में कन्वर्ट हो सके. देखिए जैसे कि आप एग्जांपल ले घी का, घी भी हमें दूध से मिलता है, लेकिन घी डजंट हैव द पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू कर्ड. घी के से आप दही नहीं बना सकते, बिकॉज घी इज सच अ कॉज जिसमें देयर इज नो पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू कर्ड. दैट मीन्स कि इफेक्ट कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्ट करता है मटेरियल कॉज में, तभी जाकर जब वो पोटेंशियली कंटेन रहता है एक कॉज में, तभी जाकर वो कॉज जो है वो इफेक्ट में बन सकता है. The potent cause of an effect is that which possesses some power that is definitely related to the effect. But the power cannot be related to the effect if the latter does not exist in some form. This remains that the effect exists in the cause in an unmanifested form. Effect जो है वो cause में एक unmanifested form में before its production और manifestation exist करता है. मतलब वो effect बने उसके पहले वो cause में किसी न किसी और रूप में unmanifested form में exist करता है. Now the fifth reason, okay, there's a number of reasons, I think 6 or 7 reasons, 6 reasons है. Now fifth reason, if the effect really non-existent is really non-existent, be really non-existent in the cause, then we have to say that when it is produced,
the non-existent comes into existence. तो सांख्य का कहना है कि अगर इफेक्ट सच में नॉन एग्जिस्टेंट है कॉज में, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज जो किसी में थी ही नहीं, जो एक कॉज में नॉन एग्जिस्टेंट थी, वो अब एग्जिस्टेंस में आ गई है. समथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग विच इज absurd, कि उस कॉज में से कुछ ऐसा बाहर निकल के आया जो उसमें पहले से था ही नहीं. मतलब ये वही बात हो गई कि हम दूध का पॉट बना रहे हैं, दूध के कपड़े बना रहे हैं. मतलब दूध एक ऐसी इफेक्ट है जिसमें वो कर्ड एज एन इफेक्ट प्री एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम ये कहें कि इफेक्ट इज नॉन एग्जिस्टेंट इन द मटेरियल कॉज, मतलब हम ये कहेंगे कि हम किसी का भी कुछ भी बना दे, दैट समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ नथिंग, एंड दैट इज एब्सोल्युटली absurd according to the Sankhya's. So last reason, that is the sixth reason, is that the effect is not different from but essentially identical with the material cause. यही बात है. आप दूध दही को देखिए, पॉट क्ले को देखिए, वो कोई बहुत अलग नहीं है. ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग चीजें ही बनकर निकल आई है. द इफेक्ट जो है वो कॉज से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. If therefore the cause exists, the effect must also exist. In fact, the effect and the cause are the explicit and implicit states of the same substance. तो इफेक्ट और कॉज जो है वो एक ही चीज के एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट स्टेट्स होते हैं, और यही कि इफेक्ट जो है वो कॉज में प्री एग्जिस्ट करता है. अ क्लॉथ इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थ्रेड्स ऑफ विच इट इज मेड. A statue is the same as its material cause. Stone with a new shape and form. Weight of a staple is not same as the pieces of the wood used in it. Conclusion ये ड्रॉ होता है, टेबल आप वुड से ही बना रहे हो, कपड़े आप धागों से ही बना रहे हो, दही आप दूध से ही बना रहे हो. तो सांख्या इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि एक इफेक्ट जो है वो पहले से मटेरियल कॉज में प्री एग्जिस्ट करता है, और इसको दिस थ्योरी इज नोन एज सत्कार्यवाद. अब आप बोलेंगे ये तो परिणामवाद था, तो फिर ये सत्कार्यवाद हमने क्या पढ़ा. देखिए, द थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद के दो फॉर्म्स है, नेमली परिणामवाद एंड विवर्तवाद. तो परिणामवाद के अकॉर्डिंग जब एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज परिणाम. तो परिणामवाद के अकॉर्डिंग व्हेन एन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, देयर इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज इनटू इफेक्ट. तो मतलब कि जब एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो कॉज एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन करके इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है. द सांख्य इज इन फेवर ऑफ दिस व्यू एज अ फर्दर स्पेसिफिकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद. द सेकंड, which is accepted by the Advait Vedantins, holds that the change of the cause into effect is merely apparent. When we see a snake in a rope, it is not the cause that the rope is really transformed into a snake. What happens is that the rope only appears as, but is not really a snake. So also God or Brahman does not really become transformed into the world produced by him, but remains identically the same, while we may wrongly think that he undergoes changes and becomes the world. तो पहली जो थ्योरी है परिणामवाद की, let's highlight first because that is what I forget always. तो सांख्या जो है is in favor of परिणामवाद, and the Advait Vedantins are in the favor of विवर्तवाद. विवर्तवाद मतलब कि कॉज जो है वो completely चेंज नहीं हो जाता है, वो सिर्फ उससे आइडेंटिकल रहता है, उसके साथ ही चलता है. इट डजेंट इफेक्ट बनने के लिए कॉज डजेंट रियली चेंज इटसेल्फ. और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे यहाँ पर उन्होंने सांख्याज ने दही फ्रॉम दूध, कि जब हम दूध में से दही बनाते हैं, दही इज द इफेक्ट, दूध इज द कॉज. तो ऐसे केस में दूध कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है दही में. प्रकृति एंड द गुणास. Sankhya theory that causation means a real transformation of the material cause into effect logically leads to the concept of Prakriti as the ultimate cause of the world of objects. Now it's important. अब देखिए, सत्कार्यवाद में भी दो फॉर्म्स है, परिणामवाद और विवर्तवाद. अब सांख्या में जो है वो परिणामवाद को हम आगे फॉलो करते हुए और उसके ऊपर आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, एंड दैट इज फर्स्ट इज प्रकृति. ठीक है. All objects of the world, including our body and mind, the senses and the intellect, are limited and dependent things produced by the combination of certain elements. Very important. मतलब हमारी बॉडी, माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट, ये सभी चीजें जो है वो लिमिटेड है और डिपेंडेंट है. ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट्स के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है.
ओके, वो एलिमेंट्स जब साथ में आएंगे, कंबाइन होंगे, तभी ये चीजें जो है वो प्रोड्यूस होगी. So we see that the world is a series of effects and that it must have a cause. So we see that world is a series of effects and that must have a cause. What then is the cause of the world? It cannot be Purusha or the self, since the self is neither cause nor effect of anything. तो अब बात हो रही है कि मतलब सांख्या स्कूल कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें है वो किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी कॉज का इफेक्ट है. ठीक है, बट अब ये कॉज क्या है, वो सोर्स कॉज क्या है जिससे सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं. अब वो सोर्स कॉज पुरुषा या फिर सेल्फ तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ, सिंस द सेल्फ इज नीदर अ कॉज नॉर एन इफेक्ट ऑफ एनीथिंग. तो सेल्फ जो है वो ना तो किसी का इफेक्ट है ना ही किसी का कॉज है. So the cause of the world must be not self, that is some principle which is other and different from spirit, self or consciousness. Can this not self be the physical elements of the material atoms? According to Charvaks or the materialists, the Bodhas, the Jainas and the Nyaya-Vaiseshikas, the atoms of earth, water, light and air are the material causes of the objects of the world. तो Jainas, Bodhas, Charvaks के अकॉर्डिंग, मटीरियलिस्ट के अकॉर्डिंग, न्याय वैशेषिका के अकॉर्डिंग, जो कॉज है वो एक्चुअली एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, वाटर, लाइट एंड एयर. तो इनके जो एटम्स है, इनके जो एलिमेंट्स है, यही जो है वो पूरे इफेक्ट के कॉज है. सांख्या इस चीज पे कंप्लीटली एग्री नहीं करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सांख्या स्कूल, atoms cannot explain the origin of the subtle products of nature such as the mind, the intellect and the ego. तो सांख्य स्कूल इस फिलोसफी को नहीं मानता, क्योंकि उसका कहना है कि आप एटम्स की बात करें, एटम से हम बुद्धि, इंटेलिजेंस, ईगो, इस टाइप की चीजें तो हम फॉर्म नहीं कर सकते. देन हाउ कैन यू से दैट एटम्स इज व्हाट यू नो इज द कॉज ऑफ ऑल द इफेक्ट्स. तो हमें ये देखना पड़ा, क्योंकि ये these are abstract entities, right? How intelligent we are and our the ego, the jealousy that we have, these are all things that cannot be constituted by elements. Then how can prakriti or the elements be the ultimate cause of everything? तो इसके चलो ठीक है, अब प्रकृति तो नहीं है, बट प्रकृति के अलावा क्या? तो नेचर में और चीजें जैसे अर्थ, वाटर, ट्री, सीज एज वेल एज the subtle products. Now it is a general rule that the cause is subtler than the effect and it pervades the effect. Hence the ultimate cause of the world must be some unintelligent or unconscious principle which is uncaused, eternal and all pervading, very fine and always ready to produce the world of object. तो संख्या का कहना ये है कि जो भी cause of the world है, ये कुछ अनइंटेलिजेंट, अनकॉन्शियस प्रिंसिपल होना चाहिए, जो कि अनकॉज्ड है, एटर्नल है और प्रेविडिंग है. मतलब इससे हमेशा कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. दिस इज द प्रकृति ऑफ द सांख्या फिलोसफी. तो इसको हम कर लेते हैं. द प्रकृति इज अल्टीमेट कॉज ऑफ द वर्ल्ड विच इज अनइंटेलिजेंट और अनकॉन्शियस प्रिंसिपल and is uncaused, eternal and all pervading. This is Prakriti of the Sankhya philosophy. Yeah. It is the first cause of all things and therefore has itself no cause. Prakriti is the first cause. सभी चीजें जो है वो इसी से जितनी भी इफेक्ट्स है वो प्रकृति से प्रोड्यूस हुई है, विच इज द फर्स्ट कॉज, या अल्टीमेट कॉज. इस वजह से प्रकृति का कोई कॉज नहीं है. एज द अनकॉज्ड रूट कॉज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इट इज eternal and ubiquitous, because nothing that is limited and non-eternal can be the first cause of the world. तो द प्रकृति, जिस प्रकृति की संख्या में बात करें, वो एटर्नल है, यूबिक्यूटिस है, हर जगह कभी भी कैसे भी प्रेजेंट है. कि कोई ऐसी चीज जो कि नॉन एटर्नल है, लिमिटेड है, यूबिक्यूटिस मतलब अनलिमिटेड, बिल्कुल जितना है, जितना प्रोड्यूस करना है कर लो, कोई रोक नहीं है. तो लिमिटेड इज कि जब आप एक फिक्स्ड वो भी कर सकते हैं.
तो जो प्रकृति है, इट इज एटर्नल, इट इज यूबिक्यूटस, इट इज नॉट लिमिटेड, इट इज नॉट eternal, it is not non-eternal, I think. It is not eternal. And that is why it is the first cause of the world. Being the ground of such subtle products of an nature as mind and the intellect, Prakriti is a very subtle, mysterious, and tremendous power which ourselves and dissolves the world in a cyclic order. The existence of Prakriti as the ultimate subtle cause of the world is known by inference from the following grounds. अब क्या क्या रीजन है जिसपे सांख्या ने बेस होके कहा है कि प्रकृति इज द ultimate cause. From intellect to earth are limited and dependent on one another, so there must be unlimited and independent cause for their existence. तो जितनी भी इफेक्ट्स यानी चीजें प्रोड्यूस हुई है वो सारी लिमिटेड और डिपेंडेंट है. तो जो कॉज जिससे सब कुछ प्रोड्यूस हुआ है वो जरूर से जरूर अनलिमिटेड और इंडिपेंडेंट होना चाहिए. Things to the world of the world possess certain common characteristics owing to which which every one of them is capable of producing pleasure, pain and difference. Therefore, they must have a common cause. अब दूसरा रीजन जो देते हैं दैट इज दे मस्ट हैव अ कॉमन कॉज, क्योंकि जो भी हम देखे लिविंग बींग्स है उन सभी को पेन होता है, इंडिफरेंस होता है, खुशी होती है. तो कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई एक कॉमन चीज है जो तीनों को लिंक कर रही है. All effects proceed from the activity of some cause which contains their potentiality with it. The world of objects which are effects must therefore be implicitly contained in some world cause. तो एक ना एक चीज होनी चाहिए जिसमें सारी effects contained है. An effect arises from its cause and is again resolved into it at the moment of realization, in the moment of its destruction. That is, an existent effect is manifested by a cause and eventually it is reabsorbed into the latter. So, the particular objects of experience must arise from their particular causes, and these again from other general causes, and so on till we come to the first cause of the world. So, contrary-wise, at the time of destruction, तो हम क्या बोल रहे हैं कि cause के टाइम पे, ठीक है. So, at the time of destruction, I mean the physical elements must be resolved into atoms into energies and so on till all products are resolved into the unmanifested eternal prakriti. तो बात यही हो रही है कि प्रकृति जो है वो unmanifested है, eternal है और it is not caused by anything. That prakriti is the cause of all the effects, all the things in the world. And जब destruction हो रहा है तो सारी चीजें वापस से उसी unmanifested eternal form में आके and it will again turn into prakriti. तो हमें एक अनलिमिटेड, अनकंडीशनड, ऑल प्रिवेडिंग और अल्टीमेट कॉज मिल गया है पूरे वर्ल्ड का, इंक्लूडिंग एवरीथिंग बट द सेल्फ. तो सेल्फ को छोड़ के बाकी सभी चीजों का हमें एक कॉज मिल गया और वो कॉज है प्रकृति. ठीक है. और ये प्रकृति जो है वो इटर्नल, और ये जो अनडिफरेंशिएटेड कैजुअल मैट्रिक्स है ऑफ नॉट सेल्फ टू विच द सांख्या गिव्स द डिफरेंट नेम्स ऑफ प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त एटसेट्रा. तो इसी प्रकृति को सांख्य में और भी नामों से बुलाया गया है, दैट इज प्रधान और अव्यक्त एटसेट्रा. तो हमें we should not imagine a cause of this ultimate cause, for that will land us in the fallacy of infinite regress. तो यही सांख्य के अकॉर्डिंग यही चीज है कि ये जो प्रकृति है इसका कोई कॉज नहीं है. ठीक है. तो वी शुड नॉट इमेजिन अ कॉज, मतलब इस प्रकृति का कोई कॉज नहीं है. हमें कुछ अज्यूम नहीं करना चाहिए कि इस प्रकृति का भी कोई कॉज है. दिस कॉज इज अल्टीमेट कॉज. ठीक है. एंड अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब अगर हम लोग प्रकृति का कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट विल बी अ फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस. मतलब दैट विल बी देन अ नेवर एंडिंग थिंग. वो चलती रहेगा, इट विल बी समथिंग टोटली डिफरेंट. ठीक है. If there be a cause of prakriti, then there must be a cause of that cause and so on ad infinitum. तो अगर हम लोग एक प्रकृति का कॉज ढूंढने जाएंगे तो फिर हमें
जो प्रकृति का कॉज है, फिर उसका कॉज, फिर उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा, और वो इनफाइनाइट चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहीं पर जैसे कि प्रकृति पे हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज मिल जाती है जो कि कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सुप्रीम रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द परा और मूल प्रकृति। ओके, तो प्रकृति जो है, अब हम बात कर रहे हैं, प्रकृति जो है वो 3 गुणों से बनी है। ये गुण है सत्व, रजस और तमस। ठीक है, तो ये 3 गुणों की यूनिटी जो है, जब वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज समयावस्था, समयावस्था, दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्रकृति क्या है? ये तीनों गुण जब एक साथ समयावस्था में एक बराबर इक्विलिब्रियम में बैलेंस बनाकर रहते हैं, दैट इज प्रकृति, दैट इज व्हाट प्रकृति इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ। अब ये क्वेश्चन है कि ये 3 गुण क्या है, ये गुण जो है, तो यहाँ पे गुण का मतलब जो है वो कोई क्वालिटी, हम जैसे गुण को ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस में जब हम हिंदी में यूज करते हैं, तो हमारा गुण का मतलब कोई क्वालिटी होता है, उसके अच्छे गुण, बुरे गुण, इस तरीके से। बट यहाँ पे गुणों का मतलब क्वालिटी नहीं होता है, इसका गुण का मतलब होता है कि एक कंपोनेंट, एक एलिमेंट, उस चीज का एक पार्ट हम कह सकते हैं। ओके, तो जो गुण है सत्व, रजस और तमस के, जो हमें समझना है, ये अल्टीमेट सब्सटेंस कॉल प्रकृति के एलिमेंट्स हैं, उसकी क्वालिटीज नहीं है। हम उसकी अच्छाई या बुराई या कोई क्वालिटी नहीं बोल रहे, ये क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं। द रीजन वाई दे आर कॉल्ड गुणास इज ईदर देयर बीइंग superservient to the ends of the purusha which is other than themselves, or their being intervened like 3 strands of a rope which binds the soul to the world। तो वो गुणास क्यों कहलाते हैं, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो पहला रीजन हो सकता है कि जो है वो एक तरीके से पुरुष के एंड को सबसर्विएंट करते हैं, मतलब पुरुष के उस तक एंड जो है वो गुणा तक जाता है, या फिर उसके अलावा गुणों को, इसको हम गुण इसलिए कहते हैं कि जैसे कि एक रस्सी को 3 अलग अलग धागों से बांध के बनाया जाता है, मतलब हम देखते हैं रोप जो होती है उसको कैसे होता है कि 3 अलग अलग स्ट्रैंड्स को गूंथा जाता है, तब एक मोटी रोप तैयार होती है। तो उसी तरीके से ये 3 गुण जो है वो मिलकर सोल को वर्ल्ड से बाइंड करते हैं, मतलब उनको एक दूसरे में इंटरवीन करके जोड़ते हैं। तो अब गुणास आर नॉट परसीव्ड बाय अस, they are inferred from the objects of the world which are their effect। तो गुण जो है वो हम अपनी मर्जी से हम लोग परसीव नहीं करते, they are inferred, मतलब कि since there is an essential identity, that is तादात्म्य, between the effect and its cause, we know the nature of the gunas from the nature of their products। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि गुणों को हम अपनी मर्जी से अपने अंदर परसीव नहीं करते हैं। हम लोग किसी गुण को कैसे जानते हैं? जब हम उसके प्रोडक्ट के नेचर को समझते हैं, उस जो भी प्रोडक्ट है उसका जैसा नेचर होगा, उससे हमें पता चलेगा कि उसमें कौन सा गुण कितनी मात्रा में हम कह सकते हैं प्रेजेंट है। ओके, all objects of the world, from the intellect down to the ordinary objects of perception, that is tables, pots, etc., are found to possess 3 characters capable of producing pleasure, pain, indifference respectively। तो दुनिया की हर चीज, चाहे वो टेबल, कुर्सी, चेयर हो, चाहे वो कोई और बहुत बड़ी ऊंची कोई बहुत ही इस टाइप की चीज हो, कोई भी हो, तीनों में, सभी चीजों में 3 गुण प्रेजेंट होते ही होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल। What differs is कि वो किस मात्रा में प्रेजेंट है। हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें तो सिर्फ सत्व और रजस गुण प्रेजेंट है। नो, सत्व, रजस, तमस, all 3 आर प्रेजेंट इन एवरीथिंग, बट वो जिस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट डिफर्स। The same things are pleasurable to some person, painful to another and neutral to a third। तो ये जो गुण है वो हमें बताता है कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लेजर प्रोड्यूस करते हैं, पेन प्रोड्यूस करते हैं, या फिर न्यूट्रल कोई इफेक्ट नहीं डालते। यहाँ पर जैसे हमको क्या एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, एक कुकूज क्राई, मतलब कोयल जो कू कू करती है उसकी बात कर रहा है। तो एक आर्टिस्ट है, ठीक है, मतलब जिसको इन चीजों का शौक है, जो इस चीज को समझता है, उसको लगेगा कि वो कितनी अच्छी मीठी आवाज है, तो इट विल प्रोड्यूस प्लेजर टू द आर्टिस्ट। अब जो उसका कोई बीमार दोस्त है, वो ऑलरेडी बीमार है, उसका सर दर्द कर रहा है, ऊपर से कू कू की आवाज से और ज्यादा उसको परेशानी हो रही है,
तो द कुकूज क्राई विच प्रोड्यूसेस प्लेजर टू द आर्टिस्ट प्रोड्यूसेस पेन फॉर द सिक फ्रेंड, उसके लिए वो दर्द है। और तीसरी अगर हम चीज देखें कि उनके रूम में एक टेबल पड़ी, तो उस टेबल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके लिए वो इनडिफरेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीन गुण जो है वो प्लेजर, पेन या फिर इनडिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। एक रोज जो है वो यूथ को डिलाइट करता है, डाइंग मैन को डिजेक्ट करता है, और गार्डनर को कोल्ड और इनडिफरेंट छोड़ देता है। विक्ट्री जो है मतलब जैसे जो जीतता है उसके लिए जीत जो है वो खुशी लाती है, जो हारता है उसके लिए वो दुख लाती है, और जो तीसरी पार्टी है जिसको जो दोनों ही पार्टी को बिलोंग नहीं करता उसके लिए कोई मतलब ही नहीं, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, ना दुख होता है ना खुशी होती है। तो जैसे कि सांख्या ने बोला है कि कॉज को मतलब जो इफेक्ट है वो कॉज में कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्ट करता है, मतलब कॉज में इफेक्ट होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हर चीज का अल्टीमेट कॉज जो है वो जरूर इन तीनों गुणों से मिलके बना होगा, प्लेजर, पेन और इनडिफरेंस। तो सांख्या जो है वो इन तीनों गुणों को क्या कहलाती है? सत्व, रजस और तमस। ये जो है वो दोनों प्रकृति, द अल्टीमेट सब्सटेंस एंड द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो प्रकृति है उसको भी बनाती है, और फिर प्रकृति से क्योंकि सारी चीजें बनकर आई है, बिकॉज एवरीथिंग इज एन इफेक्ट ऑफ द कॉज प्रकृति, तो सभी चीजों में ये तीनों गुण प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन तीनों गुणों की। पहला है सत्व। ये बहुत सिंपल है, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज वेरी इजी, दिस इज समथिंग दैट ओनली नीड्स टू बी लर्न्ड एंड अंडरस्टूड। एक बार आपने इसको समझ लिया, ठीक है, कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, इट्स वेरी इजी, इसमें कोई मतलब ये आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो सत्व क्या है? सत्व प्रकृति का वो एलिमेंट है जो कि प्लेजर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइट है, बॉयंट है, मतलब बहुत ही एकदम लाइट प्रोड्यूस करने वाला है। ब्राइट, इल्यूमिनेटिंग है। तो लाइट यानी ये आप सब हम कर सकते हैं। लघु, बहुत ही लाइट वेट भी है, मतलब भार नहीं है इसका। ब्राइट और इल्यूमिनेटिंग है। प्रकाशक, okay, that is prakashak. The manifestation of objects is in consciousness, that is gyan, the tendency towards conscious manifestation in the senses, the mind and the intellect, the luminosity of light and the power of reflection in a mirror or the crystal are all due to the operation of the element of sattva in the constitution of things. तो यहाँ पर ये कुछ examples दे रहे हैं कि हम जो सोचते हैं, हमारा माइंड, या जो लाइट से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो हमें लाइट मिल रही है, या फिर जो मिरर में रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जो क्रिस्टल, हीरे वगैरह में रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वो सभी जो है वो सत्व गुण की वजह से है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सत्व गुण इज मोर इन नंबर, उसकी क्वांटिटी या हम जो बोले दैट इज मोर एज कंपेयर्ड टू तमस एंड राजस। Similarly, जितनी भी all sorts of lightness in the sense of upward motion, like the blazing up of fire, the upward course of vapor and the winding motion of air are induced in things by the element of sattva. तो जितनी भी चीजें जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है वो भी, जैसे एक तो हमने लाइट प्रोड्यूस करने वाला देख लिया, दूसरा जितनी चीजें ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जैसे कि आग हो गई, वेपर पानी की भाप हो गया, या फिर हवा का चलना हो गया, ये सब भी सत्व के कारण है। और इसी तरीके से प्लेजर के वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, कंटेंटमेंट, शांति, सुख वगैरह, ये सारी जो है ये भी सब सत्व के पावर से ही हमें मिलती है। वेरी इजी। तो सत्व जो है वो एक तो अपवर्ड मोशन की सारी चीजें, इल्यूमिनेटिंग वाली सारी चीजें, इल्यूमिनेट करने वाली सारी चीजें, एंड प्लेजर प्रोवाइड करने वाली। सो दैट इज व्हाट इज द एलिमेंट सत्व। Now if we come to the element rajas, ये है is the principle of activity in things. What is sattva? It is the pleasure, light and upward motion. अब rajas is the activity in things. तो मतलब ये खुद भी हिलता है, दूसरों को भी हिलाता है। कैसे? देखिए, it is both mobile, that is calm, and stimulating, that is upastambhak. Okay, now what does this mean is, it is on account of rajas that fire spreads, the wind blows, the senses follow their objects. अब यहाँ पर आप एक फर्क समझिए। विंडिंग मोशन ऑफ एयर क्या होता है? विंडिंग मोशन ऑफ एयर मतलब, देखिए, एयर क्यों प्रोड्यूस होती है, हमने पढ़ा हुआ है 7th 8th क्लास में कि जो हवा गर्म रहती है उसमें एनर्जी मिल जाती है, तो वो हवा जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करने लगती है,
कोल्ड एयर नीचे आती है, इस वजह से वो विंडिंग मोशन होता है, मतलब वो मूवमेंट इस कारण से होता है कि जो एयर है वो हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करे तो वो जगह खाली हो गई, तो जो एयर है वो फिर भाग कर आती है उस जगह को फिल करने के लिए। तो जो अपवर्ड मोशन ऑफ एयर है दैट इज ड्यू टू सत्व, बट और ये जो फायर का ऊपर उठना है दैट इज ड्यू टू सत्व। अपवर्ड मोशन की फायर हमेशा ऊपर की तरफ जलती है, लाइट दे रही है, दैट इज ड्यू टू सत्व। लेकिन फायर का स्प्रेड होना, फैलना आग का, या हवा का चलना, हवा का अपवर्ड मोशन की बात नहीं कर रहे, विंडिंग मोशन की बात नहीं कर रहे कि अच्छा गर्म हवा उठ के ऊपर जा रही, हवा का चलना जो तेजी से हवा चलती है, या फिर माइंड बिकम्स रेस्टलेस, जो बोलते हैं ना बेचैनी सी होनी, ऑल दीज आर रजस। ठीक है, तो हमारे इफेक्टिव है रजस इज द कॉज ऑफ ऑल पेनफुल एक्सपीरियंसेस एंड इट इज इटसेल्फ ऑफ द नेचर पेन। दुख, रजस का नेचर होता है दुख का। ओके, सो इफ सत्व इज प्लेजर, रजस इज दुख। फायर का अपवर्ड मोशन इज सत्व, तो फायर का हॉरिजॉन्टल मोशन, द स्प्रेडिंग ऑफ फायर इज रजस। तो ये सत्व और तमस एलिमेंट्स को कैसे हेल्प करता है, विच आर इनएक्टिव एंड मोशनलेस इन देमसेल्व्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। बहुत सिंपल सी बात है। कैसे, अगर हम बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल ले हमें खुशी के बारे में कैसे पता चलता अगर जीवन में दुख नहीं होता तो। ओके, थिंक ऑफ इट कि हमारे अगर जीवन में सिर्फ खुशी 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 ही होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि देयर इज समथिंग लाइक हैप्पीनेस। क्योंकि हमारे जीवन में दुख है, पेन है, दैट इज वाई वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। तो यही चीज होती है कि रजस जो है, मतलब ये तो मैंने आपको बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल दिया, एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल दिया है, बट द पॉइंट इज सेम कि रजस जो है दैट इज द थिंग दैट मेक्स सत्व एंड तमस एक्टिव। सत्व और तमस अपने आप में जो है वो इनएक्टिव होता है। अब हम बात करें अगर तमस की, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैसिविटी एंड नेगेटिविटी। पैसिविटी, कोई काम नहीं करना, इनडिफरेंस, ठंडा पड़े रहना। ठंडा पड़े रहना दिस इज नॉट रियली कोल्ड बट मतलब इनडिफरेंस। तो वो सत्व को कैसे, इन बीइंग हेवी। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा है, एक चीज सत्व के साथ रजस का कैसे हमने कॉन्ट्रास्ट देखा है कि फायर स्प्रेड होते हैं तो रजस है, ऊपर उठती है वो सत्व है, तो ये उसके बीच में डिफरेंस है। इफ सत्व इज प्लेजर देन रजस इज पेन, ये डिफरेंस है। अब हम देखते हैं सत्व और तमस के बीच में क्या है। इफ सत्व इज लाइट देन तमस इज हेवी, दैट इज गुरु, एंड इट इज द ऑब्स्ट्रक्टिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वर्णक। तो अगर सत्व जो है वो ऑब्जेक्ट्स का मैनिफेस्टेशन करता है तो तमस उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये चीज आपको देखना है कि कैसे, मतलब हम यहाँ पे डिफरेंसेस देख रहे हैं दो उसके उसमें। ओके, इट ऑल्सो रेजिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रजस और एक्टिविटी इन सो फार एज इट रिस्ट्रेन्स नियम द मोशन ऑफ थिंग्स। तो क्या हो रहा है कि रजस जो है, जो कि सत्व और तमस को हिलाने की कोशिश कर रहा है, उसमें मोशन पास करने की कोशिश कर रहा है, तो तमस क्या कर रहा है, रजस मोशन पास करने की कोशिश कर रहा है, तमस उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है कि मोशन पास ना हो सके। इट काउंटरएक्ट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इन द माइंड, the intellect and other things, and thereby produces ignorance and darkness and leads to confusion and bewilderment, मोह। तो तमस क्या प्रोड्यूस करता है, हम जो चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा कहा जाता है ना कि चीजों को आप मैनिफेस्ट करें तो इट बिकम्स रियल, गुड थिंग्स कम इन लाइफ, गुड थिंग्स अगर हम सोचते हैं तो तमस उस चीज को रोकता है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को तमस कम करता है। ठीक है, तो और तमस क्या करता है कि क्योंकि वो एक्टिविटी को रोकता है तो हमें लेजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस, ऐसे दिन भर पड़े रहो, सोते रहो, इस टाइप की चीजें हमें वो प्रोड्यूस करता है। और वो स्टेट ऑफ अपथी और इनडिफरेंस, दैट इज विषाद, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस दिन भर पड़े रहो, सोते रहो, करते रहो, कोई फर्क नहीं है कि मतलब आपकी मम्मा जो है वो किचन में काम कर रहे हैं, आपको, आप में अगर तमस गुण ज्यादा पावरफुल है, आपको फर्क ही नहीं पड़ा, आप अपना लेटे हुए हो सोफे पे, टीवी देखे जा रहे हो, कुछ भी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा मम्मा काम कर रहे हैं, उनकी जाके हेल्प करो, नो। Hence, it is the sattva, rajas and tamas have been compared respectively to whiteness, redness and darkness. Very important. Sattva is whiteness, rajas is redness and tamas is darkness. That is black color. तो ये इन colors के साथ इसको regard किया जाता है, इन तीनों गुणों को। With regard to the relation among the three gunas constituting the world, we observe that it is one of constant conflict as well as cooperation.
तो जो तीनों गुण हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करते रहते हैं और आपस में कोऑपरेट भी करते हैं। हमने अभी अभी देखा कि कैसे तमस जो है वो रजस की एक्टिविटी को रोकता है, या वो सत्व के ऑपोजिट है वो, या फिर जैसे रजस कैसे पेन प्रोड्यूस करता है इन कॉन्ट्रास्ट टू सत्व। तो बात यही है कि कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों साथ में चलते हैं। दे ऑलवेज गो टूगेदर एंड कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर। ये तीनों गुण कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, और यही बात है कि हर चीज में इन तीनों गुणों का प्रेजेंस होता है। Nor can any one of them produce anything without the help and support of the other two. तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि खुशी क्या होती है। ऑल्सो अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उसका रियलाइजेशन हमें तब होता है जब उसकी नेगेटिव चीज प्रेजेंट होती है। ओके, तो अगर एक नहीं रहेगा तो बाकी दोनों भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे ऑयल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन तीनों के लिए दिया हुआ है कि जैसे ऑयल, विक और फ्लेम तीनों एक दूसरे से अलग अलग चीजें, लेकिन वो साथ में मिलके एक बत्ती जलाते हैं, लैम्प को जलाते हैं। तो ये गुणास भी एक साथ में कोऑपरेट करते हैं। इनमें डिफरेंट और अपोजिंग क्वालिटीज होती है, लेकिन उसके बावजूद तो ये तीनों गुणा जो है वो हर चीज में प्रेजेंट होते हैं, और चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, लेकिन हर एक गुण जो है वो अपने आप को डोमिनेट करके दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो किसी भी चीज का नेचर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि उसमें उसका गुण कौन सा प्रीडोमिनेंट है, ज्यादा डोमिनेंट गुण कौन सा है। उसमें सत्व ज्यादा है तो उसका नेचर वैसा होगा, उसमें तमस ज्यादा है किसी भी चीज में तो उसका नेचर वैसा होगा, किसी भी चीज में राजस ज्यादा है तो उसका नेचर वैसा होगा। बट तीनों चीजों को प्रेजेंट होते ही है, ठीक है। एंड हम कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल सकते जिसमें तीनों एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तीनों की प्रपोर्शन डिफरेंट होती है, क्वांटिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम गुड, बैड या इनडिफरेंट को, या फिर प्योर, इम्प्योर, न्यूट्रल, या फिर इंटेलिजेंट, एक्टिव, इंडोलेंट, जब हम ऐसी 3 टर्म्स का रेफर करते हैं तो वही उसका मतलब ये होता है कि सत्व, रजस, तमस, हम उन चीजों को रेफर कर रहे हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है गुणा का कि वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं। अब चेंज 2 तरीके होता है, देखिए चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गुणा का वेरी एसेंस होता है, वो होता ही होता है, ठीक है। और वो अपने आप को एक मोमेंट भी चेंज करने से रोक नहीं सकते, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकते हैं। 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसमें गुणा अंडरगो करते हैं। प्रलय के टाइम पे, अब जैसे मैं आपको बताया 2 ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहला होता है प्रलय, डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। गुणास चेंज करते हैं ईच विद इन इटसेल्फ विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर्स। मतलब सत्व जो है वो सत्व में चेंज होगा, रजस जो है वो रजस में चेंज होगा, और तमस तमस में चेंज होगा, ठीक है। तो प्रलय के टाइम या डिस्ट्रक्शन के टाइम, ठीक है, तो सत्व सत्व में चेंज हो रहा है, इसका कहने का मतलब है, अच्छा इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं स्वरूप परिणाम या फिर होमोजीनियस, चेंज इनटू होमोजीनियस। तो इसका मतलब क्या, सत्व सत्व में चेंज हो रहा है, मतलब सत्व और ज्यादा पावरफुल हो रहा है। किसी में रजस ज्यादा है तो वो और ज्यादा रजस और पावरफुल होके और रजस और ज्यादा बन रहा है, तो वो होमोजीनियस चेंज होता है। जो भी गुण है वो अपने आप में ही चेंज करते हैं। इस स्टेज पे गुणा जो है वो कोई भी चीज क्रिएट या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद में ही चेंज हो रहे हैं। वो अपने साथ ना अपोज करते हैं एक दूसरे के साथ, ना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी वर्ल्ड जो है वो तब तक अराइज नहीं हो सकता जब तक ये तीनों गुणा जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, कंबाइन हो, चाहे अपोज करे चाहे कोऑपरेट करे, ठीक है। तो क्रिएशन के पहले गुणास जो है वो होमोजीनियस मास में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें कोई मोशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, सत्व सत्व में चेंज हो रहा है, रजस रजस में चेंज हो रहा है, बट क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे तो कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये जो है ये है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज सम्यावस्था, ओके, जिसे नाम दिया जाता है प्रकृति का। अब दूसरी तरफ एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें अब एक टाइप का चेंज तो हमने पढ़ा होमोजीनियस चेंज, या फिर व्हाट डिड वी कॉल इट, स्वरूप परिणाम, ठीक है। ये एक टाइप का चेंज हो गया। दूसरे टाइप का चेंज जो होता है वो होता है जब ये गुणा जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक गुणा दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। फिर इस तरीके से जब इन तीनों का इंटरैक्शन होता है तब जाकर हमारे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज को कहा जाता है विरूप परिणाम और चेंज इनटू द हेटेरोजीनियस, एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट और द एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड।
तो व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ द वर्ड? विरूप परिणाम, जब तीनों गुण एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, दैट इज व्हेन थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब हम अगर बात करें पुरुष की, पुरुष और द सेल्फ. अब पहली अल्टीमेट रियलिटी सांख्य के हिसाब से इज द प्रकृति, दैट इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग. द सेकेंड टाइप ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज द सेल्फ और पुरुष. ठीक है. अब एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ मस्ट बी एडमिटेड बाय ऑल. सभी को ये चीज एडमिट करनी पड़ेगी कि सेल्फ एग्जिस्ट कर रही है. हर किसी को लगता है और ये कहता है कि वो एग्जिस्ट कर, हम कहते हैं हाँ मैं हूं, तू है, यू आर, हम है, इस तरीके से. ये जो फीलिंग है कि हम खुद एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा नेचुरल और मोस्ट इनडिब्यूटेबल एक्सपीरियंस है. इसको हम ना डिबेट कर सकते हैं ना इसको डिनाई कर सकते हैं. ये चीज हमें एग्री करना ही पड़ेगा कि हाँ ये चीज हो रही है. यहाँ तक कि कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता है, रियलिटी ऑफ सेल्फ को डिनाई नहीं कर सकता है कि सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता है. तो सांख्या ने ऐसा कहा है कि जो सेल्फ एग्जिस्ट करता है, ये इस कारण से क्योंकि सेल्फ मैनिफेस्ट एंड इट्स नॉन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी प्रूव्ड इन एनी वे. ठीक है. तो क्योंकि सेल्फ का नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं किया जा सकता. बट देर इज अ जनरल अग्रीमेंट विथ रिगार्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ. देर इज अ वाइड डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द नेचर. ठीक है. अभी एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू तरीके के दिखा हुआ है कि जैसे चारवाक है या फिर मटीरियलिस्ट है, वो अपने आप, वो सेल्फ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अपनी बॉडी के साथ. ठीक है. कुछ बोलते हैं कि हमारे सेंसेस जो है वो हमारा सेल्फ है. कुछ कहते हैं कि जो लाइफ है वो हमारा वो सेल्फ होता है. कुछ कहते हैं माइंड सेल्फ होता है. जैसे बुद्धिस्ट और कुछ एम्पेरिसिस्ट क्या कहते हैं कि आइडेंटिकल विद द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस जो होती है वो ही हमारा सेल्फ होता है. न्याय वैशेषिका का क्या कहना होता है, या फिर मीमांसक्स, व्हाट इज द वर्ड रिटन हियर, आई कैन नॉट रीड. इनको लगता है कि सेल्फ इज एन अनकॉन्शियस सब्सटेंस विच मे अक्वायर द एट्रीब्यूट ऑफ कॉन्शियसनेस अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो यहाँ पे बस यही बताया गया है कि दूसरे स्कूल्स में क्या मानते हैं कि व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज पुरुष. तो सांख्या के अकॉर्डिंग सेल्फ जो है वो बॉडी से डिफरेंट होता है, सेंस से डिफरेंट होता है. ठीक है. एंड द ओके, सो इट इज नॉट एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो जो हम ऑब्जेक्ट्स की वर्ल्ड की बात कर रहे थे, मतलब जो इफेक्ट्स जो कि प्रकृति से प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि इफेक्ट में आए हैं फ्रॉम द प्रकृति, दैट इज द अल्टीमेट कॉज, वो उससे अलग है. सेल्फ ना तो ब्रेन है, ना हमारा नर्वस सिस्टम है, ना हमारे कॉन्शियस स्टेट्स में का सब मिला के सेल्फ बनता है. द सेल्फ इज अ कॉन्शियस स्पिरिट. तो हम ये सांख्या के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. द सेल्फ इज अ कॉन्शियस स्पिरिट which is always the subject of knowledge and can never become the object of any knowledge. So it is not a substance with the attribute of consciousness, but it is pure consciousness as such. तो ऐसा नहीं है, ये प्योर कॉन्शियसनेस जो है इसी को सेल्फ कहा जाता है. तो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसी को सेल्फ कहा जाता है. वो कॉन्शियसनेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. कॉन्शियसनेस इज इट्स वेरी एसेंस एंड नॉट अ मियर क्वालिटी ऑफ इट. कॉन्शियसनेस कोई सेल्फ की क्वालिटी नहीं होती है कि अच्छा सेल्फ है तो उसके पास कॉन्शियसनेस होगा. नहीं, कॉन्शियसनेस ही सेल्फ है ना. वी शुड वी से हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस दैट इज आनंद स्वरूप. As the Advaita Vedantins think, bliss and consciousness being different things cannot be the essence of the same reality. The self is the transcendent subject and whose essence is pure consciousness. The light of the self's consciousness ever remains the same, although the objects of knowledge may change and succeed one another. It is a steady, constant consciousness in which there is neither change nor activity.
तो कॉन्शियसनेस जो है ना वो बदलता है ना वो एक्टिविटी कोई करता है, इट इज द सेम थिंग। ओके, कॉन्शियसनेस इज what is the self according to the Sankhya. It is an uncaused, eternal and all pervading reality which free from all attachment and unaffected by all objects. तो यही है कि जो सेल्फ है वो अनकॉज्ड है, इसका कोई कॉज नहीं है, कोई ये इफेक्ट नहीं है, इटर्नल है, हमेशा सेल्फ रहता ही रहता है और कोई भी ऑब्जेक्ट का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो जितनी भी चेंज, एक्टिविटी, प्लेजर, पेन जो होता है वो मैटर को बिलोंग करता है और उसके प्रोडक्ट, जैसे कि बॉडी में हम पेन एक्सपीरियंस करते हैं, माइंड में, इंटेलेक्ट में करते हैं, लेकिन सेल्फ में कुछ भी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, सेल्फ का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये इग्नोरेंस है, ये सोचना कि सेल्फ, बॉडी ही सेल्फ है या जो हमारे सेंसेस है, माइंड है, वो हमारे सेल्फ है। नो, लेकिन जब इस इग्नोरेंस से हम सेल्फ को कंफ्यूज करते हैं बाकी चीजों के साथ, तो हमें लगता है कि हमें फ्लो ऑफ चेंज एक्टिविटीज में, मतलब ऐसा लगता है कि सेल्फ जो है वो चेंज हो रहा है, कोई बदल रही है, खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है। नो, सेल्फ इज नथिंग लाइक दैट। तो सेल्फ का जो एग्जिस्टेंस है वो ट्रांसेंडेंट सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज प्रूव बाय द सांख्या बाय सेवरल आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन हमने पढ़ी थी, सत्कार्यवाद वगैरह पढ़ी थी, उसमें जैसे हमने दी थी, तो इसी तरीके से सांख्या जो है वो कहते हैं कि वाई ऐसे अग्रीमेंट्स पेश करते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है दैट सेल्फ इज समथिंग लाइक दिस। तो पहला है, वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो तभी बनते हैं जब किसी और ऑब्जेक्ट का एंड होता है। जैसे कि अगर आपको एक टेबल बनानी है तो उसके पहले सबसे पहले पेड़ को काटना पड़ेगा, फिर पेड़ से जो लॉग मिलेगा उससे हमें टेबल बनेगी। तो जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ल्ड के, वो किसी ना किसी चीज़ के एंड होने के बाद बनते हैं। तो जो भी हमारा सेल्फ है वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ना कभी एंड हो ना स्टार्ट पॉइंट हो, वो हमेशा एटर्नल रहे। तो इसी वजह से सांख्या रीज़न देता है कि जो सेल्फ की इसने कैरेक्टरिस्टिक्स दी है वो सही है। सेकेंड जो रीज़न सांख्या ने दिया है कि कोई, मतलब हम जितनी भी चीज़ें हैं वो, चाहे हमारा माइंड हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंस हो, चाहे विजडम हो, जो भी चीज़ें हो, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जो कि कुछ भी अचीव कर सके, जो एटर्नल हो, प्योर हो, किसी चीज़ से बाउंड नहीं होना, किसी चीज़ से शुरू होना, किसी चीज़ से ख़त्म हो। तो वो हमारा सेल्फ है जो हमें हर चीज़ में गाइड करता है। जैसे कि एक कार या मशीन बिना उसके इंजन के नहीं चलती, तो उसी तरीके से हमारा सेल्फ हमें गाइड करता है। तीसरा रीजन जो देता है कि वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के तीन नेचर होते हैं। हमने सत्व रजस तमस पढ़ा है कि या तो प्लेजर प्रोड्यूस करेंगे, या पेन, या फिर इनडिफरेंस। तो कोई एक ऐसी चीज़ यानी कि जो संख्या बोलता है सेल्फ है, वो ऐसी होनी चाहिए जो इन तीनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके। तो कोई ऐसी कॉन्शियस सब्जेक्ट कुछ होना चाहिए जैसे कि हमारा सेल्फ है। चौथा रीजन जो संख्या देता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी दुनिया से, सभी सफरिंग से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ये चीज़, मतलब सभी सफरिंग से मुक्ति पाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी फिजिकल और मटेरियल थिंग इन द वर्ल्ड। तो कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे लिबरेशन मिल सके, और वो है वो सेल्फ। तो वो सेल्फ है जिससे हमें प्योर, बिल्कुल कंप्लीट लिबरेशन मिल सकता है। There is not, as the Advaita Vedantin says, one universal self pervading all bodies alike. On the other hand, we must admit a plurality of selves, of which one is connected with each body. That there are many selves in the world follows from the following consideration. तो जैसा कि अद्वैत वेदांतिन कहता है कि पूरा जितने भी सेल्फ है वर्ल्ड में वो पूरा एक है, सब कनेक्टेड है, पूरा वो एक है, बस उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सांख्या इस चीज़ को डिनाई करता है। सांख्या ऐसा कहता है कि नहीं, एक सेल्फ नहीं है, बहुत सारे सेल्फ है, हर एक उसमें अपनी अपनी एक खुद की सेल्फ होती है। और उसके क्या रीजन अगेन सांख्या ने दी कि बहुत प्लुरैलिटी ऑफ सेल्फ के there is no obvious difference in birth and death, and the sensory and motor endorsements are of different individuals. The birth or death of one individual does not mean the same for all individuals.
तो सांख्या इसका एक रीजन तो ये देता है कि नहीं, सभी में एक सेल्फ नहीं होता, जैसे अद्वैत वेदांतन कहते हैं अगर ऐसा होता तो कि एक मरता तो सभी मर जाते, या एक ब्लाइंड होता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो सभी ऐसे हो जाते। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सेल्फ नहीं है, बहुत सारे सेल्फ है, तो एक के साथ जो होता है वो जरूरी नहीं कि सभी के साथ हो ही हो। ठीक है। अब दूसरा वो कहते हैं कि अगर एक नहीं, इफ देयर वेर, अगर सभी लिविंग बींग्स के लिए एक ही सेल्फ होता, देन द एक्टिविटी ऑफ एनी वन मस्ट मेक ऑल अदर्स एक्टिव। तो कहने का मतलब है कि जब हम सोते हैं, ठीक है, तो बाकी लोग तो एफर्ट्स करते हैं, या फिर जब वो लोग एफर्ट्स करते हैं हम लोग, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको सभी को फिर स्लीपी बनाना चाहिए, सोते हुए कर देना चाहिए। तो सेल्फ एक नहीं है, बहुत सारे सेल्फ है, इसीलिए वो ऐसा नहीं होता कि एक जो करता है वो दूसरा भी करता है। Men and women are different from the gods on one hand and birds and beasts on the others. But there could not have been distinctions if gods and human beings and birds and beasts possess the same self. तो ये कहते हैं कि देखिए, आम आदमी जो होते हैं, मतलब आदमी और औरत, वो पंछी, चिड़िया, जानवर से अलग होते हैं और वो गॉड से भी अलग होते हैं। तो ये तीन अलग अलग वो है, तो सेम सेल्फ नहीं है, ये सारी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सेल्फ है। तो सांख्या ये रीजन, ये तीन रीजन देता है क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, दैट देयर मस्ट बी plurality of cells which are eternal and intelligent objects of knowledge as distinguished from Prakriti, which is one eternal and non-intelligent ground of the objects of knowledge including manas, intellect and ego. तो इस तरीके से हमारी इस कोर्स की सांख्या की पूरी फिलोसफी इज ओवर। हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा, दैट इज द एटर्नल कॉज फॉर एवरीथिंग, और उसका खुद का कोई कॉज नहीं होता प्रकृति का। एंड हमने इस पुरुष के बारे में भी पढ़ा, विच इज द सेल्फ, एंड सेल्फ के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सांख्या ने बताया कि जैसे कि देयर इज प्लूरैलिटी ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ इज एटर्नल एंड इट इज नॉट कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट माइंड, इट इज नॉट इंटेलेक्ट, इट इज नॉट बॉडी, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताई। तो इन सब के जो है वो रीजंस भी सांख्या ने दे रखा।